जय हिंद प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। आज यूपी पीसीएस द्वारा एग्जाम कराए गए जो भी एग्जाम को 2026 में कराया गया उस सीरीज का ये अगला वीडियो है। इससे पहले एपीएफओ का मैंने वीडियो कंप्लीट किया था एग्जाम एनालिसिस का। इसके बाद अब यह एसीएफ आरपीएफ का जो मार्च 2026 में कंडक्ट कराया गया था। तो आइए देखते हैं इस पेपर का डीप एनालिसिस करते हैं। इसको मैं कई पार्ट करूँगा ताकि आपको एनालिसिस सुनने में दिक्कत ना हो, आपका टाइम भी सिक्योर हो और एनालिसिस भी अच्छे हो जाए। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यह यूपी से दिसंबर 2026 में होने वाले सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण था। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पर्यावरण आंदोलन है और उनके स्थान है, बताना है आपको। देखिए ये मैं आपको वाले आप स्टोरी सुन लीजिए, इसका क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। सबसे पहले भारत में पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत 1773 को 1700 सॉरी 1730 को हुई थी। 1700 कलर चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट। चलिए सुनिए और देखिए, मैंने लिख दिया है और आप स्टोरी सुनिए। सबसे पहले 1730 में बिश्नोई आंदोलन हुआ था। ये कहाँ, बिश्नोई समाज कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान के खेजड़ी गांव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने किया था। इसके साथ साथ 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी पेड़ को गले से लगाकर। ठीक है, तो इसके 1773। इसके बाद 17 से आए 1973। अब इसकी बैकग्राउंड सुनिए। देखो 1972 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, आपको मालूम होगा। 1972 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था और ये बात उठी थी कि सभी देश मिलकर पर्यावरण को बचाएंगे। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने अगले ही साल उसी साल 1972 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। और इसी उपलक्ष्य में अगले साल यानी 1972 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया और आपको मालूम होगा 1973 में यानी अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। तो यानी इन दो कानूनों को आधार मिला लोगों को अपनी जागरूकता के लिए और साथ साथ पर्यावरण आंदोलन से लोग जागरूक हुए। जब उससे लोग जागरूक हुए तो उसी साल 1973 जिस साल प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रिलेट करके, ताकि आप एक दूसरे से जोड़ के सुनने पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा और काफी लंबे समय तक याद होगा। तो 1973 को जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुई थी, 1973 को ही चिपकू आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? चिपकू आंदोलन का नेतृत्व किया था सुंदरलाल बगोड़ा और गौरा देवी ने नेतृत्व किया था। हो गया। और 1973 में उत्तर भारत में चिपकू आंदोलन और दक्षिण भारत में ही उसी समय 1973 में साइलेंट वैली आंदोलन चला था। ये कहाँ चला था? केरल के पलक्कड़ जिले में चला था। आपको सब क्रम से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इसके ठीक 10 साल बाद 73-10-83 1983 में नर्मदा नहीं, गलत हो गया, एक मिनट सुनिए। तो ये थोड़ा सा गलत लिख गया। हाँ, 1983 में अपिकू आंदोलन हुआ। ये 85 में होता। तो 1983 में 10 साल बाद 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अपिकू आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने किया था। तो तिरासी 73-10-83 हो गया। फिर 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। इसका नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनना था उसके विरोध में। तो आपको सब क्लियर हुआ? कहानी की तरह मैंने आपको बताने की कोशिश की है कब कब हुआ था, सब सारा टाइम और सीक्वेंस है। ठीक है। फिर उसी समय फिर 1980 के दशक में दो आंदोलन और चलाए गए। ये कहाँ पर चलाए गए? तो एक ओडिशा के बालासोर जिले के बलियापाल क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया था जिसे कहते हैं बलियापाल पर्यावरण आंदोलन। कहाँ था? बालासोर में चला था। ये किस लिए चलाया गया था? वहाँ पर ITR यानी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज बनाया जा रहा था जिस कारण से स्थानीय लोगों ने विरोध किया। एक ये आंदोलन किया। फिर उसी समय 1980 के दशक में ही जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया। ये कहाँ चलाया गया था? बिहार में, तत्कालीन बिहार में, क्योंकि उस 1980 में तो बंगाल और बिहार और झारखंड अलग हुआ नहीं था। बिहार और झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर सन 2000 को। इसी कारण से 15 नवंबर को हम लोग भगवान बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। आपको जनजातीय गौरव दिवस उनके उपलक्ष्य में मनाते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये अलग रखिए। चलिए, तो 15 नवंबर अलग हुआ। 1980 के दशक में शुरुआत हुई थी। तो कहाँ पर शुरुआत हुई थी? झारखंड के सिंह भूमि जिले से। ठीक है, तो इसका भी हो गया। सारे कंप्लीट हो गए। तो अब आप खुद मिला लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, ये चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में। ये अपिको आंदोलन उत्तर कन्नड़ जिले में। ये बलियापाल क्षेत्र, ये कहाँ पड़ता है? बालेश्वर में। और ये सिंह भूमि जिले में। ये आंसर सी हो जाएगा। आई होप आपको मैंने बताने की कोशिश की है और बैकग्राउंड तैयार की है ताकि आपको रिलेटेड करके याद करने की कोशिश की है। चलिए अगला देखते हैं। और 1973 को जब आपको मालूम होगा, अभी हाल फिलहाल में 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की थी तो उसके 50 वर्ष उपलब्ध 2023 में हुए।
50 वर्ष हुए तो इसी उपलक्ष्य में भारत ने ICBA शुरुआत की। तो आप बात आई तो सुन लीजिए, ICBA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ICBA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इसका हाल ही में इसका प्रथम सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, इस कारण से वो चर्चा में रहा था ये। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में है। और इसमें 7 बिग कैट के संरक्षण पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अलग एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कोयला क्षेत्र है और ये आपको बताना है। ये आपको मालूम, देखो हम कोशिश की है ये आपको ट्रिक से याद कराने की भी, तो शायद आपको याद हो जाए। कोशिश तो मैंने की है। चलिए पहले से देखते हैं। झरिया नाम से बन रहा है, झरिया झारखंड में है। और कल्चर, कल्चर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में उड़ना, ओते कहाँ पर? आसमान में। और तल मीन्स जमीन, तो उसका तो आसमान का विपरीत क्या होगा? तल होगा। तलचर, तलचर उड़ीसा या तालचर उड़ीसा। और सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ पड़ता है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है सिंगरौली। एक सिंगरैनी भी है, याद रखिए, सिंगरैनी, ये तेलंगाना में पड़ता है। याद रखिए, सिंगरौली अलग है, सिंगरैनी अलग है, ये तेलंगाना में पड़ता है। और फिर रानीगंज, रानीगंज आपको मालूम होगा ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे पहली पुरानी खान है हमारी कोयले खान की। इसके साथ साथ और भी हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए। रानीगंज तो बता ही चुके हैं, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में। झरिया में है झारखंड, झारखंड में कौन कौन से हैं ये नोट कर लीजिए आप। झारखंड में झरिया है जो सबसे बड़ा है। इसके बाद बोकारो है, वो भी झारखंड में। धनबाद ये भी झारखंड में। गिरिडीह ये भी झारखंड में। कर्णपुरा ये भी झारखंड में। और रामगढ़ ये भी झारखंड में। और डाल्टनगंज झारखंड में। अब मैं आपको सुनिए ट्रिक सुनिए। देखो झारखंड से याद आ रहा है, झार से थार कर लो, थार गाड़ी, थार गाड़ी आती है, झार थार। थार क्या है? गाड़ी, कार है। तो बोकारो में कार सर आ रहा है, कारो कार आ रहा है। और कार के लिए आपको चाहिए धन, तो धनबाद। तो ये इससे याद हो गया। झार से कर लो थार, थार गाड़ी, थार कार। तो कार से बोकारो, उसके लिए चाहिए धन, ऐसे याद कर लो। इसके साथ साथ क्या हो? झार में झाड़ना, मतलब आपको झरियाना, मतलब समझो आप कोई किसी को डांट देता है, नहीं आपको झाड़ दिया उसे हमने, ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं झाड़ दिया। झाड़ना भी डांटना, तो डांटना से डाल्टनगंज हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद गिरडीह, गिरडी मीन्स गिरना, गिरता है क्या? फर्श में, तो फर्श में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ते हैं, तो इसे गिरडीह याद कर लो। ठीक है, कोशिश की है मैंने समझाने की। कल्चर तो बता ही चुके हैं, उड़ीसा उड़ना आसमान में, आसमान का क्या होता है? तल, तो तलचर उड़ीसा। और हिमगिरी, हिमगिरी आपको मालूम होगा महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो हिमगिरी महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। रामपुर उड़ीसा में है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में है कांतापल्ली। अब कांता छात्र हो तो ग्रामीण क्षेत्र में जिनको कम दिखता है या जिनको आंख की प्रॉब्लम होती है, जो अंधे होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? कांता, काना कहते हैं, काना। तो काना से कह दो कांता, कांता यानी आंध्र, अंधा यानी आंध्र प्रदेश, ऐसे याद कर लो आप। ऐसे तो किसी को मैं हार्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है। और सिंगरैनी जैसे मैंने आपको बताया था, सिंगरौली अलग है, सिंगरैनी तेलंगाना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़। विश्रामपुर, विश्रामपुर देखो आप 36 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, 36 मील चल के आए हैं, तो आप विश्राम करें हैं, तो 36 से 36 और विश्राम से विश्राम। और 36 तरह की लाइट चलाओगे तो झिलमिल झिलमिल होगा, तो झिलमिल याद कर लो। ठीक है। और सोनहत ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो ये आप स्क्रीन शॉट मान लीजिए, ये कोयला क्षेत्र है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि राज्य है उसमें जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में। जो तो बहुत ही सिंपल है। और आपने अगर जनसंख्या जनगणना अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो पॉजिटिव दिखा रहा है, जबकि ऋणात्मक रही थी। -0.58, -0.58 की वृद्धि ऋणात्मक रही थी। तो इसमें पूछा गलत, पूछा था गलत, तो गलत कौन सा गया? ये गलत हो गया। और आप ये नोट कर लीजिए आप, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? तो 20.09%। और गुजरात की 19 और बिहार की 25 रही थी, 25.07। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या था, अगली बार ये पूछ दे तो याद करें, उत्तर प्रदेश की 20, गुजरात की 19, बिहार की 25। और इसके साथ साथ पूछते कि सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो इसमें पूछ दे तो इसमें आप कहें मेघालय, 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 मेघालय सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला राज्य रहा। 10 की वृद्धि दर कितनी रहती? 27.09%। ये बात रखना। तो इसकी ट्रिक बताएं, मेघा यानी बादल, जब बादल गिरेंगे तो का नाम इन्वायरमेंट रोमांस वाला होगा, तो ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे जनसंख्या वृद्धि होगी। तो 27.09% मेघालय। और सबसे अधिक वृद्धि दर बता ही चुके हैं, सबसे अधिक वृद्धि दर मेघालय की रही है। और यूटी में पूछे, हाँ यूटी में पूछे यानी यूनियन टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में पूछे, तो रही दादरा नगर हवेली की। दादरा नगर हवेली की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, उसकी कितनी रही है? उसकी रही है 55% रही है, सबसे अधिक रही है यूटी की। ठीक है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है ये पूछ दे तो 17.6%। भारत के 17.6%। राज्यों में सबसे अधिक मेघालय की, क्योंकि वर्षा हुआ, रोमांस हुआ 27.
27.9%। और सब यूटी में यूटी यानी यूनियन टेरिटोरी में पूछे केंद्र शासित प्रदेश में, तो दादरा नगर हवेली की। तो दादरा में दा 5 ऐसा लग रहा है, 5 ऐसा लग रहा है दा, तो इसे 55 कर लो आप, इसे याद करो, ट्रिक से याद कर लो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है लोह की खान, और इसका क्षेत्र बताने हैं आपको कौन कौन सा है। आपको मालूम होगा बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में पड़ती है, नोआ मुंडी झारखंड में पड़ती है, कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है, और केम्मनगुड्डी कर्नाटक पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ऑप्शन मिला लीजिए, कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और भी, पहले आप इसकी ट्रिक सुन लीजिए। देखिए आप, देखो ये मुंडी रहेगा ना, मुंडी, तो आप मुंडी को आदमी खंड करते अलग कर देने। तो जब आपने पुराने सीरियल देखे होंगे या महाभारत देखी, उसमें मुंडी को धड़ से अलग कर देते हैं, खंड कर देते हैं, तो खंड से झारखंड, मुंडी खंड हो गई। ऐसे याद कर लीजिए आप। और इसके साथ साथ इसमें लिखा है गुंडी, एक गुंडी कर लो, गुंडा। गुंडा, गुंडा किस में होते हैं? नाटक में होते हैं, सीरियल में होते हैं, फिल्म में होते हैं, तो नाटक से कर्नाटक, ऐसा कर लो। गुंडी यानी गुंडा, गुंडा नाटक में होते हैं, सीरियल में होते हैं, फिल्म में होते हैं, तो नाटक से कर्नाटक, ऐसे कर लो याद। इसके साथ साथ और भी देख लेते हैं, क्या होता है उनसे पूछ ले, लॉस खदानें जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खदानें हैं, मैं लेकर आया हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ओडिशा की एक साथ है, लिख लीजिए कहाँ पर है। मयूरभंज जिले में है, सुंदरगढ़ जिले में है, और केवझर में। ये किस लिखे है? क्योंकि ऐसे मिलान से पूछा जाता है कि जिले से मिलान करो, तो ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से खदानें हैं? बादाम पहाड़, गुरुमसानी, किरूबर, बंसपानी, जेजंग, बोलानी। ये क्या खदानें हैं? लोहे की खदानें हैं, और कहाँ की हैं? ओडिशा की हैं। चलिए देखो, उसकी मैं देखो कुछ ट्रिक बता सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, कुछ तो आप रटना ही पड़ेगा। जैसे मयूर, मयूर पेड़, या मयूर क्या, पिकॉक यानी मयूर, मयूर कहाँ बैठता है? मयूर हमेशा पेड़ में बैठता है, तो बादाम की पेड़ है, बादाम का पेड़ होता है, तो ऐसे याद कर लो, बादाम के पेड़ पे बैठता है। ठीक है, और इसके साथ इसके सुंदर, सुंदर और आदमी पानी, तो जब आदमी पानी से नहाएगा तभी तो सुंदर सुंदर लगेगा, तो बंस पानी सुंदर हो गया। और भी कुछ है, और बस अब बाकी आप रेड करके याद कर लीजिए अपने। ठीक है, आपके रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और ये किसकी खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे मिलाने की, लोहे की खान है या कोयले की खान है, तो ये भी आपको मालूम मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ की खान। छत्तीसगढ़ की लोहे खान कौन सी है? बैलाडीला खान है। ये कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिला में है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, इंपॉर्टेंट है। देखो, जो मशीनीकृत खान है, तो आपके दांत मशीन की तरह कार्य करते हैं, दांत एकदम काटने का कार्य करते हैं, तो मशीनीकृत होगी दांत व दंतेवाड़ा। और बैलाडीला, तो ना ड्रिल, बैलाडीला यानी डिला से लग रहा है ड्रिल, यानी होल करने वाली मशीन होती है, तो ड्रिला से ड्रिल कर लो, तो ये मशीनीकृत हो गई। ऐसे देखो कुछ शब्दों से याद कर लीजिए। इसके साथ ये भी बहुत पूछी गई है, डल्ली राजहरा। डल्ली राजहरा ये कहाँ पर? दुर्ग है, दुर्ग जिला में, उड़ीसा के, और ये लोहे खदान के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा की, सॉरी, छत्तीसगढ़ की दो खदानें हैं, बेलाडीला और डल्ली राजहरा, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक दंतेवाड़ा में है, एक दुर्ग जिले में है। अगली है, अगली झारखंड की लोहेस खदानें कौन कौन सी हैं? नुआ मुंडी, हमने बताई थी, मुंडी, मुंडी को खंड कर दिया झारखंड, सिंह भूमि जिले में। और याद करने की भूमि कैसे, तो शेर आएगा तो पहले मुंडी खाएगा, मुंडी वाला मार देगा, तो मुंडी अलग कर देगा, तो सिंह से सिंह भूमि जिले में। गुआ इंपॉर्टेंट, गुआ को गोवा मत करना आप, ये बात निवेदन कर रहा हूँ। गोवा कहाँ पर है? झारखंड में है। तो याद ट्रिक बताएं, गोवा कर लो गुफा, गुफा कर लो, गोवा को गुफा कर लो। गुफा कहाँ रहती है? जंगल में, जंगल में शेर रहता है, तो ऐसा कर लो। जंगल में क्या होता है? झारखंड, झाड़ झाड़ियाँ होती हैं, तो झारखंड से गुफा, झाड़ झाड़ की, झाड़ झाकड़ कहाँ होता है? गुफा, गुफा में होता है। गुफा कहाँ? जंगल में, तो जंगल से शेर, ऐसे आप रिलेट करके याद कर लीजिए, बस कहने का तात्पर्य ये है। और किरबुर क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में, झारखंड में। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, ये बात नोट कर लीजिए आप, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी खदानों में कौन कौन सी, सबसे पुरानी कौन सी है? नुआ मुंडी है, याद रख लेना। और मशीनीकृत मैंने आपको बताई थी, मशीन से ड्रिल, तो बेलाडिला, याद कीजिए। ठीक है, अगला है, अगला कर्नाटक की, कर्नाटक की कौन कौन सी? बेल्लारी है, चित्रदुर्ग है, और चिकमंगलूर है। चिकमंगलूर का बाबा बुदन की पहाड़ी है, वहाँ पर, और कुद्रेमुख, और यहीं से ही तो लोहा अयस्क निर्यात किया था, कुद्रेमुख से ही। तो कुद्रेमुख पूछते कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बाबा बुदन पहाड़ी तो सबसे मालूम होगा, यहीं पर सबसे पहले कॉफी की खेती हुई थी, बाबा बुदन की पहाड़ी में। चिकमंगलूर कर्नाटक में, बेल्लारी कर्नाटक में है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना प्रोजेक्ट है और उनके स्थान बताने हैं। तो धोलेरा, धोलेरा बात, तो धोलेरा सोलर पार्क मालूम हो आपको? गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिले में फैला हुआ है, तो ये कहाँ? अहमदाबाद हो जाएगा। और भावनगर में, भावनगर में आपको मालूम होगा, भावनगर में ही ब्लैक बग नेशनल पार्क है, ब्लैक बग नेशनल पार्क है भावनगर में ही। और भावनगर में ही अलंग है, अलंग,
अलंग आपको मालूम होगा, अलंग। अलंग किस लिए फेमस है? दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा जहाज ब्रेकिंग सेंटर, यानी जहाज को जहां तोड़ा जाता है अलंग में ही किया जाता है। और भावनगर में ही लवण अनुसंधान केंद्र है, आपको मालूम। जैसे वो कहते हैं कि केंद्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, याद रखना, केंद्रीय लवण एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान, ये भी भावनगर में ही है। ठीक है, तो ये इसका हो गया ए का चौथा। फिर पावागढ़, पावागढ़ मालूम है आपको, कर्नाटक में है, कर्नाटक के तुमकुर में है। तो आपको मालूम होगा कि इसे शक्ति स्थल भी कहते हैं, शक्ति स्थल भी कहते हैं। कर्नाटक के जो तुमकुरु में स्थित पावागढ़ नेशनल सोलर पार्क है, इसे शक्ति स्थल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पावर है, इसकी 2045 या कहीं 2050 मेगावाट क्षमता है इसकी। ठीक है, तो कर्नाटक के तुमकुरु में है पावागढ़ सोलर पार्क। भदला आपको सभी को मालूम होगा, भदला राजस्थान के जोधपुर में है, जोधपुर के भदला में है, जोधपुर के भदला में है। भदला सोलर पार्क राजस्थान के भदला में है, और ये एशिया का नहीं बल्कि एशिया का साथ साथ उसका दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और इसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट है, ये तक ना, 2245 मेगावाट है, मेगावाट। ठीक है, दुनिया के साथ साथ एशिया का और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भदला सोलर पार्क, जो राजस्थान के जोधपुर के भदला में है। ठीक है, इसके साथ साथ फतेहगढ़ सोलर पार्क भी राजस्थान के जैसलमेर में है। ठीक है, ये तो अलग की बात है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इसका एनटीपीसी आरई यानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, तो बचा कौन सा? कच्छ। तो आप मिला लीजिए। ठीक है, क्या होगा? ए का 4, बी का 3 और सी का पहला, तो कहाँ पर हो जाएगा ए का 4? ये हो डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसके साथ साथ और भी देख लेते हैं सोलर प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके साथ पूछा जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कीजिए। पहले आंध्र प्रदेश देखते हैं, आंध्र प्रदेश में टोटल कितने हैं? टोटल 4 हैं, टोटल 4 हैं। इनका नाम क्या है? एनपी, कुंटा, कुंटा, कुरनूल, कुंटा, कुरनूल, कुडप्पा। मैं याद कर रहा हूँ ताकि ऐसे याद हो जाए जल्दी नाम। कुंटा, कुरनूल, कुडप्पा, गैलीबिडू। कुंटा ट्रिपल के, ट्रिपल के, ट्रिपल के, कुंटा, कुरनूल, कुडप्पा और गैलीबिडू, गैलीबिडू। तो ये आप 4 नोट कीजिए। ट्रिपल के, कुंटा, कुरनूल, कुडप्पा, गैलीबिडू। इसके साथ अगला देखते हैं। अगला है तमिलनाडु, तमिलनाडु का कमुथी, कमुथी तमिलनाडु, कमुथी तमिलनाडु, कमुथी तमिलनाडु, कमुथी तमिलनाडु। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कमुथी सोलर पार्क तमिलनाडु। और मंदसौर, बताइए आपको नाम से है, मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका साथ मध्य प्रदेश, रीवा भी पड़ता है, रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके साथ साथ खाबड़ा, खाबड़ा तो पावरगढ़ मैं आपको बता चुका हूँ, पावरगढ़ तुमकुर में पड़ता है, तुमकुर अभी बता चुके हैं। इसका बदला तो बता ही चुके हैं। इसका जो चरंका और देखिए, चरंका 10वें नंबर का, चरंका सोलर, चरंका के साथ साथ ये एक और गुजरात के कच्छ में पड़ता है, अब वो भी नोट कर लीजिए। उसका नाम आई थिंक खाबड़ा है, खाबड़ा, खाबड़ा सोलर पार्क, खाबड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ में है। तो ऐसे तो होता है, खाबड़ा से खाना के सेंस आ रहा है, खाना खाना, और कच्छ से कच्चा, तो कच्चा खाना खाना, तो खाबड़ा, ये खाबड़ा सोलर पार्क, ये हाइब्रिड है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थे, नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के क्षेत्र में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद ने, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद ने किस स्टार्टअप से समझौता किया है? तो आपको मालूम होगा, जीरो ट्रेसबिलिटी, ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजी, ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजी। और यही क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, यही क्वेश्चन बीपीएससी के जो अन्य एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया था। तो अब बात हुई है CCUS की, CCUS इसका फुल फॉर्म कहते हैं, फुल फॉर्म पूछ दे तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज तकनीक। और आपको मालूम होगा, अभी हाल फिलहाल के 2026 के बजट में भारत सरकार ने इसमें 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं 5 वर्ष के लिए, आपको मालूम होगा। और इसी को बढ़ावा देने के लिए इसी के अंतर्गत आपको मालूम होगा कि कोल यानी कोल गैसिफिकेशन, एक बार लिख दे रहा हूँ, कोल, इसे बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन या कोल गैसीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें धरती के नीचे जो दबा कोयला है उसे बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि उसके अंदर ही इसको तकनीक के द्वारा इसमें से गैस निकाली जाती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस निकाली जाती है। और भारत सरकार का कितना लक्ष्य है? तो 2030 तक 10 करोड़ टन कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। और इसके लिए भारत सरकार ने 37,500 करोड़ रुपए भी दिए हैं, 37,500 करोड़ रुपए। और इसका इसका स्कीम का नाम है, आपको मालूम होगा, सतही कोयल एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना, सतही कोल एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना। 37,500 करोड़ रुपए थे कोल गैसिफिकेशन के, इसी संबंधित है। ठीक है, और भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2070 तक नेट जीरो का, आपको मालूम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गगनयान के बारे में बताना है, गगनयान के बारे में। अगला क्वेश्चन है गगनयान के बारे में बताना है। एक मिनट,
गगनयान के बारे में बताना। आपको मालूम होगा गगनयान मिशन भारत का मिशन है, इसरो का मिशन है। तो इसरो कहाँ है? इसरो है। इसरो की स्थापना आपको मालूम होगी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन आपको बैकग्राउंड मालूम होगा। मैं आपको बताता हूँ हमेशा बैकग्राउंड। 1962 में इंस्कोपार की स्थापना हुई थी, जिसे स्थापना किया था विक्रम साराभाई ने, जिसे बाद में बदल कर इसको इसरो बदल गया था 1969 में। तो 1962 में इंस्कोपार, जो बाद में बदल गई 15 अगस्त 1969 को इसरो। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण है, आपको मालूम होगा। और इसरो का ही एक अंतरिक्ष मिशन चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। गगनयान तो है ही, इसका साथ BAS, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, भारत का ही लक्ष्य है 2035 तक, और अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। और आपको मालूम होगा, और 2040 तक चंद्रमा पर उतारना, याद होगा। अभी हाल फिलहाल में नासा ने भारत को आमंत्रित किया है, नासा को चंद्रमा के बेस स्टेशन के लिए। अभी हाल की रिसेंट की न्यूज है ये। और नासा का ही तो है, नासा की स्थापना हुई थी। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और 1958 में आपको याद होगा ये क्या नाम, DRDO की स्थापना हुई थी। DRDO की स्थापना हुई थी। तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। और नासा का ही कार्यक्रम आर्टेमिस समझौता। अभी और नासा का आर्टेमिस समझौता में जो यात्री गए थे, मैंने उसको करंट अफेयर में कवर किया, उसको भी आप देख लेना एक बार। इसका इसरो ESN, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। 1975, हाँ भाई 1975 को भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट, रसिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से आर्यभट्ट, आपको मालूम होगा। मैं रिलेट करके इसलिए बताता हूँ ताकि आपको चीज़ लंबे समय तक याद रहे, एक साथ दो दो चीज़ याद हो जाए, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ गगनयान मिशन के बारे में समझ लेते हैं। यह भारत का भावी अंतरिक्ष मिशन है। इसमें 3 यात्री भेजे जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, आपको मालूम होगा, जो कुछ दिन 1 सप्ताह तक रुकेंगे, फिर वापस आएंगे 3 यात्री। और लॉन्च किससे होगा? LVM-3 ह्यूमैनिटेड व्हीकल होगा, आपको मालूम होगा। चलिए इसके बारे में अब कोई दिन आएगा डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? पुलकेशिन द्वितीय का एहुल अभिलेख का रचयिता कौन है? आपको मालूम होगा पुलकेशिन द्वितीय के एहुल अभिलेख का रचयिता रवि कीर्ति हैं। रवि कीर्ति, क्यों रवि कीर्ति हैं? क्योंकि रवि कीर्ति इनके दरबारी कवि रहे हैं। और इनका वंश कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय का वंश कौन सा है? तो बादामी के चालुक्य हैं। ये बादामी के चालुक्य वंश के हैं, बादामी के चालुक्य। ये बात जरूर नोट करना, क्या था अगली बार ये पूछ किस वंश के हैं, तो बादामी के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है? एहुल अभिलेख से है। और इस एहुल अभिलेख, अब बात एहुल अभिलेख की तो ये भी सुन लीजिए, एहुल अभिलेख की भाषा संस्कृत है, भाषा संस्कृत है। और ये लेखक कौन है? रवि कीर्तियाँ। रवि कीर्ति एक जैन कवि हैं, आपको मालूम होगा। और इन्होंने इसी अभिलेख में अब स्वयं की तुलना कालिदास एवं भरवी से की है, ये नोट करना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि है उत्तरी कन्नड़, कन्नड़ लिपि है, कन्नड़ लिपि है, ठीक है, कन्नड़ लिपि है, आपको मालूम होगा। और इसका समय का समय पूछे तो समय है 634 के आसपास, 634-35 के आसपास है, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको याद होनी चाहिए। और आपने अगर मेरा पिछला पहला वीडियो देखा होगा एनालिसिस वाला, तो मैंने ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया था, इनके एहुल अभिलेख के बारे में, कि इसी एहुल अभिलेख से ही तो पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इस अभिलेख से जानकारी मिलती है हर्षवर्धन को नर्मदा तट, ऐसे पूछता है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। और इसका हमें कहाँ प्रमाण मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के एहुल अभिलेख से। इसके रचयिता कौन है? रवि कीर्ति हैं, ठीक है। अब बात हुई है, और ये क्या होता है, इनके बारे में पूछ दे, क्या पता अब इनके बारे में पूछ दे, वररुचि और यास के बारे में पूछ दे, तो इनके बारे में आप नोट कर लीजिए। वररुचि, वररुचि इनका इन्हें कात्यायन भी कहते हैं, कात्यायन भी कहते हैं, कात्यायन। वररुचि को कात्यायन भी कहते हैं। और ये आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय का इन्होंने उपाधि दी थी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न कौन थे? उनमें से एक थे वररुचि। वो कौन नवरत्न थे, ये भी आप नोट कर लीजिए। कालिदास, बरहमिर, धन्वंतरी, अमरकोश, अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश की रचना की, छपड़क, घटकर पर, बैताल भट्ट, शंकु, बैरुचि, ये इंपॉर्टेंट रहे हैं। और उसका आपको मालूम होगा कालिदास के बारे में, कालिदास ने प्रमुख रचना की, जैसे मेघदूत हुआ, ऋतु संगार हुआ, इन सब की रचना की थी। आपको बरहमिर ने बृहद जातक, लघु जातक की रचना की थी, ये खगोल वैज्ञानिक रहे हैं। और धन्वंतरी, इन्हें आयुर्वेद का देवता कहते हैं, इनके प्रमुख रचना ये निघंटु। तो आइए इसके बारे में नहीं जानते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बररुचि बता दिया मैंने आपको। और इसके साथ साथ बररुचि त्रिरत्न में से है, त्रिरत्न, त्रिरत्न कहते हैं, या त्रिमुनि, सॉरी, त्रिरत्न त्रिमुनि, बररुचि त्रिमुनि, त्रिमुनि, आप सुनते रहिए क्या मैं बस बोलता रहा हूँ। बररुचि त्रिमुनि में से एक है। कौन त्रिमुनि? संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि
कौन कौन है? एक है पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, और दूसरे कौन है आपको मालूम होगा, पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, और तीसरे कौन है? बरुचि। तो पाणिनि, पतंजलि और बरुचि, ये इन्हें कहते हैं संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कहते हैं। और बरुचि ने, जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, उसी प्रकार से बरुचि ने वार्तिक की रचना की। वार्तिक की मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। वार्तिक की, वार्तिक, वार्तिक की रचना की। और प्राकृत प्रकाश की, प्राकृत प्रकाश की, प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? बरुचि है। प्राकृत प्रकाश, प्रकाश, प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश वार्तिक बरुचि की है, और बरुचि त्रिरत्न है, आपको मालूम होगा। और बरुचि के बारे में आपको मालूम होगा कि सोमदेव की जो कथा सरित सागर है उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? नाम्बी। नाम्बी के बारे में कुछ जान लीजिए। ये चोल राजा राजराज के, राजराज, राजराज प्रथम के, हाँ ये वही राजराज प्रथम है जो जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करा था, हाँ वही वाले। तो ये चोल राजा राजराज प्रथम के ये धार्मिक गुरु और सलाहकार थे। और नाम्बी ने आपको मालूम होगा तेवारम, उन्होंने तेवारम की रचना की थी। तेवारम के लेखक कौन है? नाम्बी हैं। ठीक। और ये तेवारम क्या है? तेवारम जो वेदों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपको मालूम होगा। इसके साथ साथ इन्होंने 63 नैनार संतों के जीवन पर तिरुथ्योंडर लिखित, मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ नहीं पाएंगे जी। आप ये लिख लीजिए, 63 नैनार संतों के जीवन पर नाम्बी ने तिरुत्योंडर तिरुबंदथी, तिरुत्योंडर तिरुबंदथी की रचना की थी। ये बात नोट कीजिए। संस्कृत का यो दक्षिण भारत का नाम है, इसलिए थोड़ा सा अटपटे होते हैं। ठीक है। इसका कौन बचा? अब यास्क बचे हैं। आप दो बात इनके बारे में जान लीजिए, यास्क के बारे में। ये वैदिक काल के रचयिता हैं। ये पाणिनि से पहले रहे, अब मालूम होगा ये पाणिनि से पहले हुए हैं, तो वैदिक काल के हैं। ये एक व्याकरणविद रहे हैं। इन्होंने ही, यास्क ने ही तो निरुक्त की रचना की है। निरुक्त की, हाँ वही निरुक्त जो वेदांग है। निरुक्त मैं साइडिंग से लिख दे रहा हूँ। निरुक्त, 6 वेदांग हैं, आपको मालूम होगा। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त। तो निरुक्त है, इसकी रचना किसने की थी? इन्होंने की थी, यास्क ने की थी। 6 वेदांग की। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? नौमा। नौमा कौन? फाइयान। फाइयान के बारे में। फाइयान का यात्रा बताना आपको मालूम होगा। फोक्यो की है, फा से फाइयान, फा से फोक्यो की। सीयू की किसकी है? वेनसांग की है। और इसिंग ये बाद में आया था। ठीक है। तो इन सब के बारे में थोड़ा आपको जान लीजिए कि फाइयान, फाइयान की फोक्यो क्यों है, और ये कब आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार आया था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य में। और ये सीयूकी कब आया था? सॉरी, वेनसांग, वेनसांग जिसकी रचना सीयूकी है, ये कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 629 के आसपास आया था ये, 311 के आसपास आया था। ठीक है। इसके बाद आए थे इत्सिंग। इत्सिंग 600, इत्सिंग आया था आई थिंक 673 के आसपास, 673, ये 629 के आसपास आया था। और ये 311 के आसपास आया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। हाँ, उस इत्सिंग के बारे में आपको, फाहियान के बारे में तो मालूम होगा कि इनकी रचना इसने दरबार में, किसके दरबार में आया था ये, इसके बारे में मैंने डिटेल चर्चा की थी हर्षवर्धन की वीडियो में। क्या, जो एपीओ का पहला वीडियो आया था उसमें आप चेक करना, उसमें मैंने डिटेल चर्चा की थी। बार बार बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा। इस सिंह के बारे में नहीं चर्चा की थी, इस सिंह सुन लीजिए। ये आया था 673 ईस्वी में आया था। और इसने सबसे पहले 3 साल ताम्रलिप्ति में संस्कृत सीखी, फिर इसके बाद 10 साल इसने नालंदा में अध्ययन किया था। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 साल वाला पूछा गया कहीं पर, 3 साल ताम्रलिप्ति में इसने संस्कृत सीखी थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ क्या है, किस धर्म में पवित्र पुस्तक आगम कहलाती है? तो आपको मालूम होगा जैन धर्म के रचना आगम, आगम। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में, अब वीडियो लंबा हो जाएगा, 10 क्वेश्चन रखते हैं सिर्फ। अब मैं इसके 150 क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको डिटेल में एनालिसिस करूंगा। पहले इसके सुन लीजिए, फिर इसका अगले वीडियो में मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी डिटेल चर्चा करूंगा। पहले इसके बारे में कुछ ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपका काम भी चल जाए और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। तो जैन धर्म ने आगम की रचना की थी, आगम ने। और इस आगम को जैन धर्म में किसने? श्वेतांबर, श्वेतांबर संप्रदाय ने। श्वेतांबर संप्रदाय, श्वेतांबर दिगंबर के संबंध किससे है? श्वेतांबर दिगंबर संबंध जैन धर्म से। श्वेतांबर, श्वेत में सफेद, अंबर में बस, सफेद बस धारण करने वाले। और दिगंबर, दिग मीन्स दिशाएं, और अंबर मीन्स बस, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, अर्थात जो नग्न रहते हैं उन्हें कहते हैं दिगंबर। वो ये भी जैन धर्म से हैं। और इसकी भाषा कौन सी है? आगम की भाषा कौन सी है? तो या जैन धर्म की भाषा पूछे तो जैन धर्म की भाषा है अर्धमागधी अर्धमागधी, अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत।
ठीक है, ये पूछा गया। और बौद्ध धर्म की भाषा तो रही है, आपको मालूम है पाली भाषा रही है, इनकी प्राकृत रही है, अर्धमागधी प्राकृत। ठीक है, तो इतना तो कवर कर लीजिए आप, फिर अगले वीडियो में कवर करते हैं। हाँ, तो इतना तो अगम के बारे में जान लीजिए। हाँ, ये बात लीजिए, जो अगम है, अगम अगम को श्वेतांबर ने 4 भागों में डिवाइड किया है, जैसे अंग सूत्र हुए, उपांग सूत्र हुए, छेद सूत्र हुए और मूल सूत्र हुए, इनके भाग में बाँटा है। इसके साथ-साथ पशुपति, अब बात तो हुई थी, सुन लीजिए, फिर कल अगले वीडियो में हम जैन धर्म के और बौद्ध धर्म की डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद तो पशुपति ने तो यहाँ सुन लीजिए, पशुपति इसका आपको नाम मालूम पड़ा, भगवान शिव, तो ये शैव संप्रदाय संबंधित है, शैव संप्रदाय संबंधित पशुपतिनाथ है। इसके इसके रचयिता कौन है या फिर इसके संस्थापक कौन है? तो लकुलिस हैं, लकुलिस लकुलिस हैं, लकुलिस हैं। आपको मालूम होगा ये एक से प्रथम से द्वितीय शताब्दी में इसके संस्थापक हुए थे। और ये पंच तत्वों पर आधारित है, पंच तत्वों पर आधारित है, इस कारण से इसे पंच तत्व आधारित है, इस कारण से इसे पंचार्थ पंचार्थ भी कहते हैं, पंचार्थ कहते हैं। कौन? पशुपति संप्रदाय को, पशुपति भगवान शिव के संप्रदाय संबंधित है। ठीक है, और आजीविका, आजीविका तो मालूम है आपका, ये बौद्ध धर्म के ही समय हुआ था, आजीविका संप्रदाय, ये भी बौद्ध धर्म के ही समय हुआ था। इसके लिए उसका नाम है मखली गोसाल है, इसके मखली गोसाल, मखली गोसाल, मखली गोसाल इसके वो हैं, रचयिता हैं। और आजीविका संप्रदाय के लिए ही तो अशोक ने मालूम होगा, अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने बराबर की गुफा, बराबर, बात उठी सुन लीजिए, बराबर गुफा, इस गुफा कितनी टोटल 4 हैं। और नागार्जुनी गुफा, नागार्जुनी गुफा, नागार्जुनी गुफा बिहार में ये 3 है, इनका निर्माण कराया था। आपको मालूम, अब इसके बारे में कल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में नए हैं और यहाँ तक रुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री श्याम, धन्यवाद।